हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। आज के हम इस वीडियो में नेट के पेपर 2 के एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पेपर को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक यूनिट में कई टॉपिक्स हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो शैक्षणिक अध्ययन है। शैक्षणिक अध्ययन में आपका दिखाया गया है विद्या के विशेष संदर्भ में जो भारतीय विचारधाराएं हैं उसमें आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत, बौद्ध, जैन दर्शन, इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही साथ आपका दयानंद दर्शन और इस्लामिक जो परंपराएं रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको भी सम्मिलित किया गया है। इसी के नेक्स्ट पार्ट में पाश्चात्य जो विचारधाराएं हैं जैसे हमारी आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, इन सब का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रति विभिन्न उपागम जैसे प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, संरचनात्मक प्रकारवाद, संघर्ष सिद्धांत इत्यादि, सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार, उनके कार्य, जैसे सामाजिक संस्थाओं में हमारा परिवार, विद्यालय और समाज, इनके बारे में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, शिक्षा के लिए कैसे उपयोगी हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ में सामाजिक आंदोलन की संकल्पना, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत, इसे लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिकरण तथा शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में जो हमारे विचारक रहे हैं उन्होंने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। जैसे हमारे विचारकों में स्वामी विवेकानंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी, अरविंदो, कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरे, वोल्टनक्राफ्ट्स, नेल नॉर्डिक्स, सावित्रीबाई फुले इत्यादि, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया है उसके बारे में बताया है। और इसके साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में कुछ राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनकी जानकारी रखनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे समाजवाद क्या चीज़ होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, समानता क्या है, स्वाधीनता क्या है, इन सबको जानना ज़रूरी है। तो ये हमारा इकाई यानी हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई। अब सेकंड यूनिट में हम देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड यूनिट हमारा शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, यानी शिक्षा का राजनीति शास्त्र से और अर्थशास्त्र से क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो समितियां थीं और जो आयोग थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसकी चर्चा की गई है। जैसे हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग है, कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति इत्यादि, इनका शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या संतुष्टियाँ दी जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने जो भी संतुष्टियाँ दी जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को उठाया जा सके तो उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आपका नीतियों और शिक्षा के बीच में संबंध, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, नीति विकल्पों का सृजन, उनका मूल्यांकन, निर्णयन, कार्यान्वयन की योजना बनाना, उनके प्रभाव का आकलन और साथ में अनुवर्ती नीति चक्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण क्या चीज़ होता है, लागत प्रभावी विश्लेषण क्या होता है, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफलन जिसमें आपका संकेतन सिद्धांत है और मानव पूंजी सिद्धांत है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था और बजट निर्माण की संकल्पना।
नेक्स्ट है राजनीति और शिक्षा के बीच में संबंध। शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण। इसमें आपका उदारवादी है, रूढ़िवादी है, समालोचनात्मक दृष्टिकोण है। राजनीति को समझने के उपागम भी दिए हुए हैं, जैसे व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण का सिद्धांत और तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत। राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षा का क्या योगदान है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। ये तीसरी यूनिट हमारी शिक्षार्थी से रिलेटेड है, उसके बारे में। इसके फर्स्ट पार्ट में आपका शिक्षार्थी के वृद्धि और विकास से रिलेटेड है। इसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, साथ में व्यक्तित्व की परिभाषा, उसके सिद्धांत में आपका फ्रायड का सिद्धांत है, रोजर्स का सिद्धांत है, गार्डन का सिद्धांत है, आलपोर्ट का सिद्धांत है और कई सिद्धांत दिए हुए हैं। और इसके साथ में ही मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता के बारे में भी लिया गया है। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रति उपागम। इसमें बुद्धि के बारे में चर्चा की गई है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, बहुल बुद्धि क्या चीज़ होती है। स्टर्नबर्न, गार्डनर, इन सब ने जो बुद्धियों के बारे में सिद्धांत दिया है उसके बारे में बताया गया है। बुद्धि का निर्धारण कैसे होता है, समस्या समाधान की संकल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, अभिसंज्ञान तथा सृजनात्मकता। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसी के थर्ड पार्ट में आपका अधिगम के बारे में बताया गया है। अधिगम यानी सीखना, ज्ञान को अर्जन करना, उनके नियम के बारे में बताया गया है, उसके सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अधिगम के व्यवहार परक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में है। सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा सामाजिकरण के लक्षणों की संज्ञा। साथ में इसमें मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में बताया गया है कि शिक्षार्थी को किस प्रकार से मार्गदर्शन देना चाहिए और उसे किस प्रकार से परामर्श देना चाहिए, उसके बारे में। मार्गदर्शन में आपका मार्गदर्शन और परामर्श की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आवश्यकता क्यों है मार्गदर्शन की या परामर्श की, मार्गदर्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे शैक्षणिक है जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यावसायिक है जो व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यक्तिगत है आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, सामाजिक है, निर्देशात्मक है, गैर निर्देशात्मक है, और इसके साथ साथ परामर्श के उपागम हैं, जैसे संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, एल्बर्ट एलिस, REBT और मानवतावादी। व्यक्ति केंद्रित परामर्श है जिसमें कार्ल रोजर्स का दिया है, परामर्श के सिद्धांत दिए हुए हैं। और इस पूरे फोर्थ पार्ट में आपका मार्गदर्शन और परामर्शन से संबंधित सारे तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है अध्यापक शिक्षा से। इसमें आपका टोटल जो भी कुछ है वो अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या है, आपको अध्यापक शिक्षा का अर्थ पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय क्षेत्र के बारे में और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में। इसमें साथ में एक चीज़ और भी दी हुई है जो हमारे प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो NCERT ने और NCTE ने पाठ्यचर्या रूपरेखा का प्रतिरूप प्रस्तुत किया है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसके साथ में सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, व्यवहार परक उपागम आधारित पाठ्यक्रमों के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें और सहयोगात्मक अनुभवजन्य अधिगम के बारे में बताया गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया है। सेकंड में शुलमैन, डेंग एम ल्यूक तथा हैबरमैन के दृष्टिकोण से उन्होंने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में बताया गया है। साथ में इसमें मननात्मक अध्यापक के लिए जो मॉडल था, शिक्षा का मॉडल था, उसके बारे में वर्णन है। व्यवहारवादी मॉडल है, पूछताछ उन्मुक्त मॉडल है, अध्यापक शिक्षा मॉडल, पूछताछ अध्यापक शिक्षा मॉडल है, उसके बारे में। थर्ड आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में, सेवा पूर्व के बारे में ऊपर है और उसके बाद सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य, उसका विषय क्षेत्र, ठीक है। और उसमें जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जिन भी नीतियों ने या आयोगों ने काम किया है उनकी काम के बारे में चर्चा की गई है और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए अध्यापक शिक्षा को
सुधारने में, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में, तो उन सब के बारे में चर्चा की गई है। और इसके साथ ही साथ में अध्यापक शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे उद्देश्य है, समावेशी है, संसाधन और बजट है, ये भी सम्मिलित किया गया है। अगला है आपका व्यवसाय। व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना। एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनके व्यक्तिगत कारक होते हैं, प्रासंगिक कारक होते हैं, उनके बारे में, आईसीटी एकीकरण के बारे में, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन, अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन, ये हमारा यूनिट 4 के अंदर है। यानी यूनिट 4 में हमारा अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी तत्व हैं उन सबको शामिल कर लिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 हमारी पाठचर्या अध्ययन से संबंधित है। इस यूनिट में पाठचर्या से रिलेटेड सारी बातें हैं, जैसे पाठचर्या की संकल्पना, उसके सिद्धांत, उसके विकास की कार्यनीति, उसके विकास की प्रक्रियाएं क्या हैं, अवस्थाएं क्या हैं, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, जैसे दार्शनिक आधारशिला है, समाजशास्त्रीय आधारशिला है, आपकी सांस्कृतिक आधारशिला है, उसके बारे में है। और साथ ही साथ में जो संस्थाएं हैं, जो सांविधिक निकाय हैं, उनकी क्या भूमिका है, जैसे आपका यूजीसी है, एनसीटीई है और विश्वविद्यालय की भूमिका, इन्होंने पाठचर्या विकास में क्या योगदान दिया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाले में पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल, जो पाठचर्या विकास के जो मॉडल हैं उसके बारे में, जैसे परंपरागत मॉडल हो गए, समकालीन मॉडल हैं, विषय आधारित मॉडल हैं, सक्षमता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल और कई तरह के मॉडल। इसमें इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो हस्तक्षेप मॉडल है, आपका CIPP मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा अगला पार्ट में अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकी का क्या योगदान है, उनकी सामग्रियों का क्या योगदान है, पाठचर्या मूल्यांकन के उपागम, पाठचर्या तथा अनुदेश के प्रति उपागम, शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम, पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल, जैसे टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, इन सब के मॉडल, ये देखिए किलपैट्रिक का मॉडल है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो पाठचर्या अध्ययन से संबंधित यूनिट है। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ, उसकी प्रकार, पाठचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठचर्या परिवर्तन से संबंधित उपागम, पाठचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों की, अध्यापकों की और शैक्षिक प्रशासकों की क्या क्या भूमिका है, उन सब के बारे में इस यूनिट 5 में दिया गया है। और पाठचर्या के बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या है। नेक्स्ट यूनिट 6 हमारी शिक्षा में शोध से संबंधित है। इसमें आपका शोध से रिलेटेड सारी बातें दी गई हैं, जिसे शोध का अर्थ क्या होता है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है, उसके चरण क्या हैं, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण में कई सारे उसके लक्षण हैं, वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार कौन कौन से हैं, और वैज्ञानिक क्रियाकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, समस्या समाधान क्या है, सिद्धांत निर्माण क्या चीज़ होती है, भविष्य कथन क्या होता है, शोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शैक्षिक शोध के उपागम क्या क्या हैं, अभिकल्प क्या क्या हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपका शैक्षिक शोध से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका चर, इसमें चर की अवधारणा क्या होती है, चर कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद प्राकल्पना, जो हमारी परिकल्पना होती है उसकी अवधारणा है, स्रोत क्या है परिकल्पना की, हम कहाँ कहाँ से परिकल्पना को, अगर हमें कोई परिकल्पना बनानी है तो हम कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से हम उन्हें बना सकते हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं, साथ में परिकल्पना निर्माण कैसे किया जाता है, उसके अभिलक्षण क्या हैं, और शोध प्रस्ताव लेखन के चरण कौन कौन से होते हैं। साथ में प्रतिदर्श की अवधारणा दी हुई है, उत्तम नमूना चयन के अभिलक्षण, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका उत्तम नमूना के अभिलक्षण, उत्तम नमूना से संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं। नमूना चयन की तकनीकियाँ, प्रायिकता, गैर प्रायिकता नमूना चयन, शोध के उपकरण की विधि, मान्यता, विश्वसनीयता, मानकीकरण, उपकरणों के प्रकार कौन कौन से हैं, और इसके
प्रकार में और उसके साथ में उपलब्धि परीक्षण दी हुई है। शोध की तकनीकियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे साक्षात्कार तकनीकी है, प्रक्षेपित तकनीकी है, ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड पार्ट में दी हुई है। नेक्स्ट है आपका मापन। मापन पैमाने के प्रकार, यानी आपके मापन के कौन कौन से पैमाने होते हैं उसके प्रकार। साथ में मात्रात्मक डाटा विश्लेषण, वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण और इसके साथ साथ में आपका दिया हुआ है प्राकल्पना का परीक्षण। प्राकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाता है, सार्थकता के स्तर, सांख्यिकी जात की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, प्रचलित तकनीकें, गैर प्राचलिक तकनीकें, प्राचलिक तकनीकी के प्रयोग के लिए संतुष्ट करने वाली अनुमानित डाटा विश्लेषण, सांख्यिकी तकनीकियों का उपयोग और विवेचन। सहचार, टी परीक्षण आपका हो गया, जेड परीक्षण हो गया, अनोवा परीक्षण हो गया, काई परीक्षण हो गया, इन सब के बारे में पार्ट 3 में चर्चा की गई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कांस्टेंट कंपैरिजन है। ये रहा आपका त्रिभुजन की अवधारणा है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है आपका गुणात्मक शोध अभिकल्प। इसमें आपकी ग्राउंडेड थ्योरी आएगी, इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा। और ग्राउंडेड थ्योरी के साथ साथ रिसर्च संचालित करने इसका निहित क्या है, चरण क्या है इसके, जीटी की सबलताएं और दुर्बलताएं, यानी ग्राउंडेड थ्योरी की क्या क्या सबलताएं हैं और क्या क्या दुर्बलताएं हैं। और शोध अभिकल्प, ठीक है, शोध अभिकल्प के अर्थ, उनका अभिलक्षण, ठीक है, शोध अभिकल्प कौन कौन से होते हैं। और केस अध्ययन, ग्राउंडेड थ्योरी के साथ साथ केस अध्ययन के बारे में भी पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। साथ में केस अध्ययन शोध के संचालन में निहित चरण क्या क्या हैं और केस अध्ययन की सबलताएं क्या हैं, दुर्बलताएं क्या क्या चीज़ें हैं। साथ में निर्जाति वर्णन, निर्जाति पद्धति शास्त्र जो होती है उसका वर्णन, उसका अर्थ, अभिलक्षण, निहित पूर्वधारणाएं, निर्जाति वर्णन शोध संचालन में निहित चरण, ब्यौरा लेखन क्या होता है, सबलताएं और दुर्बलताएं जो निर्जाति की होती हैं, सबलताएं और दुर्बलताएं क्या क्या हैं। मिश्रित पद्धति अभिकल्प क्या होती है, उसके अभिलक्षण, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, विभुजन है, व्याख्यात्मक है, गवेषणात्मक है, ये सारे प्रकार हैं। मिश्रित पद्धति अभिकल्प के संचालन में निहित चरण कौन कौन से होते हैं, मिश्रित पद्धति की सबलताएं और दुर्बलताएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपका हो गया इकाई 6 शिक्षा में शोध। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या है। नेक्स्ट यूनिट हमारे रिलेटेड है वो शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन से रिलेटेड है। इसमें शिक्षण शास्त्र की जो संबंधी विश्लेषण है उसके बारे में बताया गया है, संकल्पनाएं क्या हैं उसकी, चरण क्या हैं, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है, उसके अर्थ के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, और अध्यापक शिक्षा में इसका निहितार्थ, इसके बारे में बताया गया है। शिक्षण का जो संगठन होता है, जैसे आपका स्मृति स्तर है, समझ स्तर है, परावर्ती स्तर है, इनके बारे में बताया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की संकल्पना, उसका अर्थ, उसके नियम, निर्देशित अधिगम की सक्षमता, प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत क्या क्या है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में दी गई है। इसके ही सेकंड में मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, दृष्टिकोण क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन अलग होता है और अधिगम का मूल्यांकन अलग होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है आपके दोनों। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद इसमें आपका संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर के बारे में, मूल्यांकन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आपका इसी में 4 पार्ट में बना हुआ है प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, ठीक है। इससे पहले आपका है सी वाला, शिक्षा में, शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन, जैसे प्रतिपुष्टि क्या चीज़ होती है, प्रतिपुष्टि के बारे में, प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उनका मानदंड क्या है, प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन, पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव जनरल क्या चीज़ है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। रूब्रिक्स का प्रयोग आप कैसे करोगे, रूब्रिक्स का अर्थ क्या होता है,
रूब्रिक्स को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। स्व अध्ययन के क्षेत्र में या स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो रूब्रिक्स के निर्माण की चरण, उसके अर्थ, इन सब के बारे में बताया गया है। साथ में प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, अंतःक्रिया विश्लेषण, फ्लैंडर का और इसके साथ साथ आपका गैलोवे का, इन सब का अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति दिया गया है। यूनिट 7 हमारी शिक्षण साथ प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान और उनके मूल्यांकन से रिलेटेड है, यानी ये मूल्यांकन से रिलेटेड है आपकी। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 8। यूनिट 8 शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, यानी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वाले में एक विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, यानी जितनी भी प्रकार की आपकी शिक्षाएं होती हैं उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में। साथ में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने रचनावादी सिद्धांत किसी ने दिया, किसी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, तो उनके साथ में एक्सपेरिमेंट यानी उनके प्रयोग दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका है अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम, अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल्स, जैसे ADDIE, ASSURE मॉडल, डिक तथा कैरी का मॉडल है, ठीक है, गैनिक, ये डिक तथा कैरी का मॉडल हो गया आपका। और आगे 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 इज ऑफ कॉन्स्ट्रिविज्म, ये सारे मॉडल दिए हुए हैं। अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 तत्व दिए हुए हैं, ये सारे आपके प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं। इसमें और भी कई सारी धारणाएं हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग होता है उसके बारे में दिया हुआ है। साथ में आपका ऑफलाइन, ऑनलाइन, सहकालिक, असहकालिक, मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम, ये सारी चीज़ें जो हैं ई-लर्निंग के उपागम हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये आपका जो यूनिट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ई-लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ, ठीक है, सामाजिक अधिगम हो गया आपका, और अवधारणा अधिगम के लिए वेब 2 के साधनों का उपयोग, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपका ब्लॉग्स हो जाता है, चैट्स हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि होती है, इन सब के बारे में। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। ई इंक्लूजन या ई समावेशन क्या होता है उसकी अवधारणा के बारे में बताया गया है। साथ में सिस्टम की गुणवत्ता मापन, सूचना सिस्टम, सेवा, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ का वर्णन किया गया है। ये टॉपिक हमारा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। इसके लास्ट में जो 4th पार्ट में है उसमें मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में ICT के प्रयोग का वर्णन किया गया है। ई पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है इसके बारे में जानना जरूरी है। शोध के लिए ICT, ऑनलाइन रिपोजिटरीज तथा ऑनलाइन पुस्तकालय क्या है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी अवधारणाएं क्या हैं, उनका विकास कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमारी जो यूनिट 8 है वो प्रौद्योगिकी रिलेटेड है, जो भी हमारा ICT या ET है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी यूनिट 9। यूनिट 9 हमारी शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व से रिलेटेड है। कोई भी काम हम करेंगे जब तक हम उसका प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी शैक्षिक प्रबंधन का और प्रशासन का और नेतृत्व का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए ये एक यूनिट है शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक नेतृत्व। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका दिया हुआ है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ, उसके सिद्धांत, कार्य, महत्व, संस्थानिक निर्माण, साथ में पोस्ट कार्य क्या होता है, पर्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है, सोट क्या है, सोट का विश्लेषण क्या चीज़ होता है, टेलरवाद क्या चीज़ है, टेलरवाद के बारे में, ठीक है, एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन क्या होता है, आधिकारिक तंत्र के रूप में प्रशासन क्या है,
प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम क्या क्या होते हैं, संगठनात्मक अनुपालन, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक वातावरण इत्यादि। साथ में आपका शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व भी बहुत ज़रूरी है। बिना नेतृत्व के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जब तक नेता नहीं होगा तब तक के आगे का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए नेतृत्व होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, जो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके उपागम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विशिष्टता, परिवर्तनकारी, कार्य संपादन परक, मूल्य आधारित, सांस्कृतिक, मनोगत्यात्मक और करिश्माई, ये सारे होते हैं। और नेतृत्व के कई मॉडल्स जो है वो प्रस्तुत किए हैं, जैसे ब्लैक तथा मोटन्स का मॉडल है, फिडलर का मॉडल है, इस तरह से और भी कई सारे मॉडल्स हैं। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, गुणवत्ता का क्रम विकास, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। 6 सिग्मा की अवधारणा, 6 सिग्मा के बारे में भी जानकारी रखिएगा। गुणवत्ता गुरु के अंतर्गत कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, जिन्होंने गुणवत्ता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं। परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित है। परिवर्तन प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, उसका नियोजन, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, जिसमें अनफ्रीजिंग है, मूविंग है और रीफ्रीजिंग है। इसमें त्रिचरण मॉडल में समझाया गया है कि अनफ्रीजिंग क्या होती है, मूविंग क्या होती है, रीफ्रीजिंग क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। साथ में परिवर्तन का जापानी मॉडल, जस्ट इन टाइम मॉडल, पोकायोक मॉडल, विश्लेषण, लागत प्रभाविता विश्लेषण, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां, उनके उद्देश्य, कार्य, भूमिकाएं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ये हमारा इकाई 9 है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा समावेशी शिक्षा, यानी जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे साथ में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके सिद्धांत, विषय क्षेत्र, लक्षित समूह, साथ में समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्विकास, विशेष एकीकृत समावेशी शिक्षा, विधिक प्रावधान, नीतियाँ और अधिनियम, यानी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी नीतियों और आयोगों ने काम किया है उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ में दोषग्रस्तता, दिव्यांगता, अपंगता, इन सब की अवधारणा और इनके मॉडल्स के आधार पर दिव्यांगों का वर्गीकरण, साथ में विद्यालय की तैयारी, समावेशन के मॉडल्स, असमान अध्येता का बाहुल्य, इनके प्रकार, अभिलक्षण तथा इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं, बौद्धिक, शारीरिक तथा बहुल दिव्यांगता, इन दिव्यांगता के कारण क्या हैं और इनका निवारण कैसे होगा, उसकी चर्चा की गई है। साथ में असमान विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की पहचान, शैक्षिक मूल्य की विधियाँ, तकनीकी तथा उपकरण। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन, यानी समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन कैसे करना होगा उसके बारे में बताया गया है कि समावेशी कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, समावेशी विद्यालय कैसे होने चाहिए, समावेशी अध्यापक कैसे होने चाहिए, किस तरीके से जो है समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों को और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षित किया जाए, तो उसके लिए कक्षा का प्रबंधन भी उसी के अनुसार किया जाता है। तो इसमें आपका जो है मानव संसाधन दिया हुआ है। जो मानव संसाधन जो संस्था के अंदर काम करते हैं, जो भी मानव होते हैं, वो कोई भी हो, उन्हें मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठचर्या क्या होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी सहायक सामग्रियाँ, प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर से जो रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, वो उपकरण जो है समावेशी शिक्षा में, उसके बारे में। साथ में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लोगों की भूमिकाएं, जैसे मम्मी पापा की, आपके माँ बाप की क्या भूमिकाएं होती हैं, पेशेवर की क्या भूमिकाएं होती हैं। पेशेवर में आपकी जो है चिकित्सक आते हैं, परामर्शक आते हैं, मार्गदर्शक आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, तो ये पेशेवर में आते हैं। तो उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी क्या भागीदारी होती है।
और समकक्ष व्यक्तियों जो उनके साथ में काम करते हैं, समकक्ष यानी जो सहकर्मी होते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, विद्यालय की, अध्यापकों की, इन सब की भूमिकाएं समावेशी शिक्षा में। और समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बाधाकारक तत्व होते हैं, कौन से सुकारक तत्व होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। साथ में भारत में समसामयिक समावेशी शिक्षा की जो समसामयिक स्थिति है तथा आचार नीतिक मुद्दे हैं, उनकी चर्चा की गई है। और साथ में भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हमारी जो यूनिट 10 है वो समावेशी शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका ये एजुकेशन का सिलेबस है जो टोटल इसमें 1 से लेकर के 10 तक आपको बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन के इस सिलेबस को, इसमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं उन्हें आपको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे आप जो है नेट के एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकें। और